जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो चीजें चली वो भी सामान्य नहीं थी। कोरोना के बाद जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दिए गए वो सामान्य घटना नहीं है, और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन और उसके बाद बूस्टर डोज चल रही है वो भी सामान्य नहीं है। दुर्भाग्य है, क्या कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन, डबल डोज और ट्रिपल डोज और उसके बाद में जो है बूस्टर डोज, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या कहीं पर भी इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है? मैंने देखे हैं वो लोग, आंखों में आंसू, तड़पते बिलखते लोग, और आप लोग भी अब तो देख रहे हो। कोरोना तो चला गया, लेकिन जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, उसके बाद वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रकोप हो रहा है। कोरोना के बाद लोगों को अभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। कौन सा ऐसा रोग है जो कोरोना के बाद नहीं हुआ? जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय रोग है, और कोरोना के मैनेजमेंट, कोरोना की वैक्सीन और उसके बाद का पूरा जो ताना बाना है, आने वाले 100 साल तक ये दुनिया भोगते रहेगी। कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, कोरोना होने के बाद जिन माँ बाप ने बच्चे पैदा किए, कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, उनके ऊपर इसका असर 1 शताब्दी तक कम से कम दिखेगा। और तुम्हारे सामने रामदेव छाती ठोक करके खड़ा हुआ है, ना कोरोना और ना कोरोना के जो कुणबा है उसका ऊपर स्वामी रामदेव पर उसके बहुत सारे अवतार आए, स्वामी रामदेव पर तो कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं प्रकृति और संस्कृति के साथ समन्वय बैठा करके जीवन को जीता हूं। अब एक और नया षड्यंत्र, कोरोना के बाद अब एक लंपी वायरस सनातन मूल्यों के ऊपर सबसे बड़ी चोट करने के लिए, गाय को बीमार करने के लिए और गायों को मारने के लिए कहीं ना कहीं से फैलाया गया। कोई कहता पाकिस्तान की ओर से आया, पता नहीं कहां से आया। खबर तो यही है कि पाकिस्तान की ओर से आया। जैसे ये कोरोना चाइना की ओर से आया था, ऐसे पाकिस्तान की ओर से लंपी वायरस आया, लाखों गोधन मर गए उससे। सरकारों को और जागरूक होने की जरूरत है। जिन गायों की इम्यूनिटी अच्छी उनको नहीं हो रहा। मैंने अपनी गौशाला में विजिट की, आधी गायों को लंपी वायरस हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? मुझे जी पता नहीं कहां से हो गया। हमारी गायें 2000 गायें हमारी हरिद्वार की गौशाला में रहती, उन्हीं का दूध मैं भी पीता हूं। पूरा पतंजलि पीता, हमारे सन्यासी पीते, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास 2-3 साल के, वो भी पीते हैं। खैर किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्हीं का दूध हम पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं। लेकिन आधी गायों को हो गया, तो मैंने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको भी गिलोई खिलाया। हमारी गाय ठीक है, हमारी एक भी गाय हमने मरने नहीं दी। गिलोई पिलाई, कायाकल्प पिलाया, सुदर्शन घनवटी खिलाई। जो आदमी को डोज देते हैं वही 8 गुना डोज उनको देनी शुरू की। अब कह रहे लंपी वायरस जिन गायों को हो चुका, उनका दूध मत पियो, उनका घी मत खाओ, उनका मक्खन मत खाओ, उनका पनीर मत खाओ। अब जो है नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी अलग तरह का पूरा दुनिया का जो बाजार है, दुनिया का जो व्यापार है, कारोबार है, उसमें पीछे कितने बड़े रहस्य होते हैं, कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं, और किस तरह से प्रायोजित तरीके से चीजें की जाती हैं, हम तो उसके आर पार देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इतने तामसिक और राजसिक लोग भरे पड़े हैं विध्वंस करने के लिए। तो लंपी वायरस भी मुझे लगता है इसके ऊपर पूरी खोजबीन होनी चाहिए। सरकारों को भी इस दिशा में और पुरुषार्थ करना चाहिए कि आखिर फैल कैसे रहा है। कोई कहता मक्खी से फैल रहा है, 2 किलोमीटर तक फैल जाता। कोई कहता अब हमारी जहां गाय वहां तो 2 किलोमीटर तक, हमारी तो जंगल में गौशाला है, उसके 5 किलोमीटर तक आबादी भी नहीं है, वहां कैसे फैल गया भाई? कैसे गया? तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें भी बड़ा तत्व मिलेगा, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कोई रिसर्च करके नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे तो रिसर्च करने के बाद भी मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, हनी, च्यवनप्राश और कोरोनिल से लेकर के सब चीजों पर विवाद। एक बार तो विवाद की हद हो गई, बोले स्वामी रामदेव को हार्ट अटैक हो गया, बाईपास करवाया। स्वामी रामदेव नोली कर रहे थे, और नोली करते करते स्वामी रामदेव का पेट बीच में उलझ गया, और अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के पेट की सर्जरी कराई। किसी ने मेरे घुटने की सर्जरी, और एक ने तो मेरी एक्सीडेंट में मौत ही दिखला दी। लो अभी भी आपके सामने घुमाता हूं, उलझ के दिखाई, कहां उलझेगी। बाईं ओर से भी घुमा दी और दाईं ओर से भी घुमा दी, ऊपर नीचे भी घुमा देता हूं। उलझ के दिखाओ। बोले बाबा स्वामी रामदेव की आंत उलझ गई।
दूसरों को कहता ऑपरेशन मत कराओ, अपनी आंत का ऑपरेशन। मैंने छाती खोल करके दिखाई, देखो कहां टांके लगे, कहां बाईपास हुआ है। और बोलो विदेशी हॉस्पिटल में कराए, हिंदुस्तान में करवाते तो पोल पट्टी खुल जाती बाबा की। दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन। मेरे साथ में आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 आऊंगा। मैं पीटी उषा तो नहीं हूं, लेकिन मिली थी अभी मेरे से पिछले दिन, बाबा जी आप भी बहुत तेज दौड़ते हो। मैंने कहा अभी भी दौड़ सकता हूं। चलो, जो अपने आप को फिट कहने का दंभ भरते हैं ना, स्वामी रामदेव के साथ मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरी मेमोरी का, मेरे आईक्यू लेवल का टेस्ट कर सकता है। और उसके बावजूद भी कोई योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान आंदोलन को कोई दबाना चाहे, कुचलना चाहे, मिटाना चाहे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो आज मैंने ये अलग अलग संदर्भ आपके बीच में इसलिए रखे कि लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी स्वामी रामदेव को गिरा ना सके, झुका ना सके, अपने पद से हटा ना सके। बहुत से तो इसीलिए मुझे परेशान कर दे कि किसी दिन तो इस बाबा रामदेव के मन में आ जाए, रे बहुत झंझट है काम करने में, छोड़ो ना। प्रारब्ध तेनु खल विघ्न भये न नीचे, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्य विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तिरेव न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसी हमारी ये एक परंपरा में कहा जाता है कि कुछ लोग तो अरे बड़ा झंझट है, इसमें तो बड़ा पंगा है, काम मत शुरू करो, कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। लोग वो होते हैं जो किसी काम को करके जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक रुकते नहीं। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। आज जो पतंजलि फूड्स का मामला है, चाहे वो खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पाम प्लांटेशन का मामला है, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में, इसमें भी 50,000 करोड़ की इस पूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बाजार पर एमएनसीज का ये एकाधिकार था, वो तोड़ दिया है हमने, इसको और बड़ा लेकर के जा रहे हैं। एक एमओ नाम की कंपनी जो करीब 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी, और भी दुनिया भर की, अमेरिका की, ब्रिटेन की और कहां यूरोप आदि की कंपनियां इसमें पूरा एकाधिकार करके बैठी हुई थी। और हमने ये विस्तारवाद, ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की तो जड़ें खोदी और किया ही क्या हमने। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी हम बहुत बड़े रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और एमएलएम का भी एक नया स्वरूप। हम इस देश में करीब 50 से 80% लोग कुपोषण की शिकार हैं, उनको भी नेचुरल तरीके से बने हुए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह के ये सारे प्रोटीन पाउडर्स, प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इन सब को हम पब्लिक के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो चाहे बात न्यूट्रास्यूटिकल की हो, चाहे फूड की हो, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे किसी भी तरह से पाम प्लांटेशन की बात हो, सभी दिशाओं से। ये तो मैंने पतंजलि फूड्स जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए और एक लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ करोड़ों इन्वेस्टर्स का हित जुड़ा हुआ है। आप ऐसे किसी के साथ कैसे कोई गलत जो है आरोप लगा सकते हैं। और मैं तो बस इतनी बात कह करके आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरा ये देश के 140 करोड़ से अधिक भारतीयों को यह आश्वासन है कि स्वामी रामदेव मर सकता है, मिट सकता है, अंतिम श्वास तक देश के साथ किसी भी प्रकार से कोई धोखा, कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि किसी दिन मुझसे अनजाने में भी भूल हो गई तो मैं हाथ जोड़ करके देश से माफी मांगूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसका सुधार करता हूं। लेकिन जब मैंने गलत नहीं किया तो कोई मुझ पर झूठे आरोप लगा करके और मुझे अपराधी तो साबित कम से कम नहीं कर सकता। आपके कोई प्रश्न हो उसके लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। और हमारे पतंजलि फूड्स के सीईओ हैं संजीव अस्थाना जी, जो बहुत लंबे अरसे से अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर काम कर चुके हैं, वो भी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मीडिया के भाइयों को, बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जरूर जरूर। ये पहली बार सरकारी एजेंसी के द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब उसमें कौन लोग सम्मिलित, सरकार इसमें सम्मिलित नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार यदि सम्मिलित होती, अब आपने देखा होगा
हमने अपने आदमी भेजे, सारी रिपोर्ट भेजी, हमने सैंपल भेजे, भाई आप हमने टेस्ट किया है, घी फेल नहीं, आप कैसे फेल दिखा रहे हो? तो सरकार की तरफ से, माने जो शासन में लोग हैं, रूलिंग पार्टी है, उसको मैं सेफ गाइड नहीं कर रहा हूं, उसको मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि उनके ऊपर कोई मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मैं क्यों बचना चाह रहा हूं, क्योंकि तो उनकी कोई गलती नहीं है। एक अधिकारी है, उसने अधिकारी ने गड़बड़ की है ना, मैंने आपके सामने सारे पैरामीटर रखे। तो सरकारों को अपनी लैब्स अच्छी करनी चाहिए और जो इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों उनको दंडित करना चाहिए। ये तो सरकार की दूसरा सवाल आपने कहा कि पॉलिटिकल तरफ से भी आप पे टारगेट किए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों ने 2009 से लेकर के 2013 तक 5 साल मैंने लाखों किलोमीटर देश में घूमा है, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाया है, तो आप लोग तो सब जानते हो कि कुछ लोग पॉलिटिकली हमको पसंद नहीं करते, तो ये तो जग जाहिर है ना। नहीं, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन में कौन कौन सी मांगे आपकी पूरी होगी, कौन बाकी रह गई है, जिसमें दो आपने अभी जिक्र किया? मैं एक बात, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन, उसके ऊपर आता हूं। भ्रष्टाचार, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन, पेट्रोल डीजल के दाम, मुझे रोज ट्रोल किया जाता है इसमें। मैंने अपना धर्म पूरा किया, मेरा मूल धर्म योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म, संन्यास धर्म, ऋषि धर्म है, और इसी धर्म को निभाने के लिए मैं पुरुषार्थ करता हूं और उससे भी जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हूं। उसके अलावा मैंने काले धन का काम अब देश के वजीर पर विश्वास किया है और काले मन को मैं अच्छा करने में मैं लगा हूं। मीन्स अपना काम मैं प्रामाणिकता से कर रहा हूं और मैं ऐसा मानता हूं, देखता भी हूं, सरकार में और शासन में जो लोग हैं वो भी जो नीतियां बना रहे हैं, जिस नियत से नेतृत्व दे रहे हैं, उनके मन में तो कम से कम कोई खोट नहीं लगता। देश इतना बड़ा है, उसको सभी दिशाओं से आगे बढ़ाने में वक्त तो लगता है, लेकिन वो एक अच्छी नियत से काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं। एक बार मेरा वायरल वीडियो किया गया कि जब एक बहुत घटिया मानसिकता के साथ 10 बार मेरे से प्रश्न पूछा, बाबा पेट्रोल 35 रुपए में कब देगा? मैंने कहा भाई मैं पेट्रोल पंप नहीं चलाता। बोले देना पड़ेगा। मैंने कहा तू अपनी ऐसी तैसी करवा। अब ये हमारी गांव की भाषा मैंने बोल दी, तो उसमें भी मुझे ट्रोल किया गया। अरे भाई मैं जो है पेट्रोल नहीं बनाता, डीजल नहीं बनाता, मैंने जिस आधार पर कैलकुलेशन किया था कि आप टैक्सेशन यदि कम कर देते हैं और दूसरी जगह से आपको टैक्स मिल जाता है तो आप इसको कम क्यों नहीं कर सकते? कम कर सकते। तो वो मैकेनिज्म तो आज भी लागू हो तो चीजें हो सकती हैं। तो मैं इस पूरे संदर्भ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो इतना ही देखता हूं, क्योंकि पक्ष विपक्ष राजनीति एक अलग तरह की मानसिकता से चलती है। मैं राजनीतिक रूप से मैंने जब देश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखा तब जरूर आवाजें उठाई। अब मेरे पास अपना काम करने से फुर्सत नहीं। जी बाबा जी, 2 सवाल है मेरे। एक एक करके आप शांत रहिए। हाँ जी बाबा, मेरा सवाल पहला ये है कि जब कोविड का दौर आया तो आप कोरोनिल लेके आए थे कि कोरोनिल है। लंपी वायरस वाकई देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या बन गई। आपने कहा कि आपके गौशाला के भी जो आधी गायें हो बीमार हैं, क्या नहीं? बीमार उनको भी हुआ, हमने उनको एक को भी मरने नहीं दिया और सब गायों को ठीक किया। वही कह रहा हूं, लेकिन कई जगह इससे देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि लंपी वायरस से जो गोवंश है उनकी मौत हो रही है, लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या पतंजलि इस दिशा में भी कोई काम कर रहा है कि आने वाले समय में क्या कोई दवा लेके आप आ रहे हैं लंपी वायरस के लिए? पहले इसका जवाब, फिर एक और जरूर। देखिए, जब हमने कोरोनिल बनाई खूब विवाद किया लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों की हमने जान बचाई योग और आयुर्वेद के बल पर, और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे। और दुर्भाग्य उसमें भी हमने एक जो अणु तेल जो 25 रुपए का बनाया और दूसरी कंपनी उसी को 75 रुपए का बेच रही थी, बोलो उसमें फंगस लग गई। अरे घी और तेल में कभी फंगस ही नहीं लगती। वो भी एक पिछले दिनों एक वायरल हुआ, कई मीडिया हाउसेस से फोन आए, आपका क्या कहना, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके अणु तेल में भी फंगस लग गई। तो लंपी वायरस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी प्रगति होगी उससे हम जरूर अवगत कराएंगे। हमने कहा हमने अपनी गायों को नहीं मरने दिया और अपनी गायों को काफी हद तक हमने स्वस्थ कर लिया है। और उसमें एक कॉमन तत्व देखा गया है, जिस भी पशु की अच्छी इम्यूनिटी है उसको नहीं हो रहा, तो उसमें एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हम गिलोय, अश्वगंधा और बाकी जो हमारी परंपरागत चीजें वो तो दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो रक्त शोधक द्रव्य हैं, जो भी शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो चीजें दी जाती हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेप लगाने से लेकर के, उनको अलग अलग प्रकार के क्वाथ पिलाने से लेकर के,
और जो आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्यों के लिए देते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस होने पर, उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। तो और भी लोग इससे करें, तो जब आप गाय बच गई हैं जरूर। तो और भी लोग इसके और इस्तेमाल कर सकते ये हैं। कारण है कि आपने देखा होगा, अमूल हो या मदर डेयरी हो, 2-2, 4-4 रुपए लोगों ने दूध के भाव बढ़ाए, बटर के भाव आसमान पर हैं। पहली बार मुझे आपके सामने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज गाय का घी सबसे ज्यादा महंगा पतंजलि को बेचना पड़ रहा है। जैसे ही ये चीजें सामान्य होंगी मैं वापस रेट कम करूंगा। आज मैंने 650 का भाव करना पड़ा। और अच्छा, एक और आपके उसमें बाद में और प्रश्न ले लूंगा। कुछ लोग कहते 1000 रुपए से सस्ते में गाय का घी कोई बेचा ही नहीं सकता, यह भी एक आरोप लगाया जाता मुझ पर। मैं कहता हूं भाई, हमने अपनी गाय रखी है, गाय का दूध कलेक्शन करते हैं पूरे महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के और तमिलनाडु तक, जो गायें जहां पर पाली जाती है वहां से हम बटर भी कलेक्ट करते हैं 100% प्रामाणिकता के साथ। लेकिन एक बात आपसे यह कहना चाहते हैं कि अकेले यदि केवल घी बनाया जाए गाय के दूध से, उसके बाय प्रोडक्ट अर्थात उसके बाद जो बच जाती है उसका छाछ बनाया जाता है या टोंट मिल्क बेचा जाता है, उससे रिकवरी होती है मूल्य की। यदि बाय प्रोडक्ट ना बनाए जाए तो इतने रुपए में भी हम गाय का घी उपलब्ध नहीं करा सकते जितने आज करवा रहे हैं। और जैसे लंपी वायरस का असर कम होगा और चीजें सामान्य होंगी, हम रेट घटाएंगे, ये भी मेरा प्रोमिस है। अगला कोई प्रश्न है तो आप जी। बिल्कुल बाबा, एक चीज और, जैसे आप कह रहे थे जो भी अब सवाल उठे, चाहे घी को लेकर हो और तेल को लेकर, आपने सारी बातें आज बिल्कुल स्पष्ट कर दी। तो माना जाए कि इसके बाद अब कोई बातें नहीं रहेगी, और जैसा आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये दुष्प्रचार था, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। नहीं, कभी ना था ना है ना करेंगे, क्यों करेंगे? और एक प्रोसेस है। मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं, आप आकर के हमारी पतंजलि आयुर्वेद की जो हमारी सेंट्रल लैब वो देखिए, पीआरआई का रिसर्च सेंटर देखिए। हमारे पास में कम से कम हमने, आप यदि टोटल चीजों को इवेल्युएट करो तो 500 से 1000 करोड़ के बीच में इसी काम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चीजों की जांच करने के लिए। और जो अलग अलग सरकारों के पास में भी जो फैसिलिटी नहीं है वो हमारे पास में है। तो हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले 100 तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं। हमने कहा गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, क्योंकि हमारे 75 पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं। क्यों? हमारी जिम्मेदारी देश और देशवासियों के प्रति है, और पूरी दुनिया में जो लोग पतंजलि में विश्वास करते हैं। तो एक छोटी सी बात से तो आपके ऊपर तो भरोसा टूट जाएगा ना, हम अपना भरोसा कैसे टूटने देंगे? जी भाई साहब। बाबा, 2.5 दशक से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, और कम से कम 100 बार तो आपके ऊपर आरोप लगे ही हैं। कभी दवा में हड्डियों का मिश्रण करना हो, कभी कुछ इस तरह की तमाम आरोप लगे हैं। जी साहब। आप कहते हैं कि लैब्स जो है आपकी अत्याधुनिक लैब्स हैं, सरकार के लैब में जाती हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी की गलती हो या कुछ भी वो फेल होती है। कई बार अधिकारी की, कई बार मशीनों की जी, गलती। तो आखिरकार कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो आप लोग ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं तैयार करते जिससे कि ये तमाम जो सवाल हैं वो बार बार उठे ही ना, 100 बार से ज्यादा जो आरोप लगते हैं वो ना उठे? देखिए, अब इसमें ना बहुत से, ये तो सरकारी मामला तो 1-2 बार का ही है। ये आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को लेकर के आया था, और जो है ये मैंने कहा अब ये नया आ गया मामला गाय के घी का, जो फैटी एसिड प्रोफाइल जो इस समय लागू भी नहीं है और उनकी लैब उसके लिए जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो बाकी चीजें तो फालतू में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं। मेरे चारित्रिक रूप से आरोप लगाने से लेकर के वैयक्तिक रूप से लेकर के, माने ये तो भगवान की गनीमत समझो कि मैं सन्यासी, भाई ऐसे आसमान से तो नहीं टपका, किसी कुलवंश में तो मेरा जन्म हुआ होगा। मेरे जन्म से लेकर के, मेरी जाति से लेकर के, घर परिवार से लेकर के, मेरी गुरु परंपरा से लेकर के, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी आइडियोलॉजी से लेकर के कहां कहां मुझे नहीं घसीटा गया। लेकिन मैं जो हूं एकदम बेधड़क होकर के और आकर के आपके सामने बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरा इरादा साफ है। लेकिन बात वही है, स्वामी रामदेव के समर्थ होने से बहुत लोगों की चूलें हिलती हैं, यह है मामला। जी स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि षड्यंत्र पतंजलि के खिलाफ किया जा रहा है, और चूंकि आप भगवा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या ये जो लोग ऐसा षड्यंत्र चला रहे हैं, तो क्या सीमा पार से इसकी फंडिंग हो रही है? कौन लोग इसको फंडिंग कर रहे हैं? अब इस मामला फिर ज्यादा गंभीर हो जाएगा। अब नहीं फंडिंग सर। कहाँ किसकी हो रही है? अब ये मदरसों से लेकर के, पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर के, पक्ष विपक्ष के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो है तीर कमान चलते रहते हैं। भाई उस क्षेत्र में हम, उस काली कोठी में हम नहीं घुसना चाहते। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक सन्यासी, आप ये बताओ
मैं आपसे बस एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक स्वामी रामदेव कर्म और पुरुषार्थ को अपना देवता भगवान अपनी पूजा मान करके करता है। इसके अलावा मैंने किया क्या है? जन्म से लेकर के आज तक, अब तो मैं 50 साल पार कर चुका हूं, मैंने गुनाह क्या किया है? फिर मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं भाई? इसका मतलब है कुछ लोगों को मेरा भगवा पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को योग पसंद नहीं आता। स्वामी रामदेव तो बहाना है। योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति को निशाना बनाना, इसको ढाना। मैं कहता हूं मैं आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को योग करता हुआ कर दूंगा और करूंगा। बिगाड़ लो किसके जो बिगाड़ना है। अरे पूरी दुनिया की जरूरत है। तो लोगों को ऐसा लगता है अरे स्वामी रामदेव तो 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को योगमय कर देगा, ये तो सनातन संस्कृति की विजय यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो तेरे पेट में क्यों दर्द है? तू भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर। तो बहुत लोगों को स्वामी रामदेव का जो काम है, अभियान है, वो पसंद नहीं है। बाबा जी इधर की तरफ हैं जी? अरे जरूर आईपीओ के साथ बारे मामला, पैसा तो वही है, पूछो। बाबा जी, मैं भी यही जानना चाह रहा था कि जी। आपका आईपीओ की अभी क्या पोजीशन है, कब तक लेकर के आएंगे आप, और क्या रजिस्ट्रार वगैरह उसके आप लोगों ने फाइनल कर दिए हैं? दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने कहा हमने 100 लोगों के खिलाफ नोटिस इशू किए जी, हैं। इट विल बी बेटर अगर आप उन लोग के नाम या कुछ ग्रुप को हिंट कर सके, बता सके। जरूर, वो हम सब जिनके भी नाम हमने नोटिस इशू किए हैं वो भी सब आपको हमारी पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर डाल देंगे। इस बार पूरा खुलेआम जो है ये लड़ाई होगी, पारदर्शिता के साथ। और जिन लोगों ने किया है अब वो खाली जो है अपनी अपनी वेबसाइट जो चला रहे हैं, जो मैंने कहा बात छोकू, कुछ भोपू, कुछ बिके हुए, कुछ ऐसे ही सड़ियल तरह के लोग जिनका 2 कौड़ी का देश के लिए योगदान नहीं, और मुझे सैकड़ों तरह की गालियां दे करके और जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस बार उनको पूरा तसल्ली से जवाब दिया जाएगा। तो सबके नाम, एड्रेस, पता सहित पतंजलि फूड्स की वेबसाइट के ऊपर इन सारे षड्यंत्रकारियों के नाम और उनके ऊपर किस किस पर क्या। इस बार हमने कहा कि लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना। पहले मैं बीच में छोड़ देता था, अरे चलो जो है अब हम अपने राह पर चले जा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको पंगा नहीं लेना है, मरने दो इनको। लेकिन इस बार मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं। ये तो हम अपना काम से फुर्सत लें और हमको इनको फालतू के कामों में हमको लगाए रखना चाहते हैं। हम अपना काम करें कि इनके झूठे आरोपों को जवाब देते रहे। तो इस बार पूरा तसल्ली से इलाज होगा। जी भाई साहब। बाबा जी, हेलो हेलो। अरे भाई साहब थोड़ा इधर अंडरवेट है भाई साहब, एक तो वेट गेन आपके लिए लेके आया हूं। अरे इधर दो ना। अच्छा आईपीओ ले लो भाई साहब, माइक ले लो, कोई बात नहीं। थोड़ा मेरा हंसी मजाक का स्वभाव है, सात्विक हंसी मजाक करता हूं, तो आप परेशान मत होना। रामदेव जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जी जी, ये 4 आईपीओ अपने एक साथ ला रहे, व्हाट इज द रीजन? सेकंड थिंग, द सेबी क्लियरेंस, और थर्ड इट इज व्हाट इज द टाइम? देखो सेबी क्लियरेंस के लिए तो उसका प्रोसेस है, हम हर चीज़ का प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमने रुचि सोया को टेक ओवर किया, उसका भी प्रोसेस किया। रुचि सोया का नाम पतंजलि आयुर्वेद रखा तो उसका भी, ये जो लीगल प्रोसेस है उसको हम 100%, मैंने 2 बात कही थी, भगवान का विधान और देश का संविधान कानून जो भी प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। तो पहले जो आईपीओ एफपीओ किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, वो भी हमने पूरा उसका जो भी लीगल प्रोसीजर वो फॉलो किया। अब नए भी जो आईपीओ आएंगे, अब क्योंकि तो फ्रेश आएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर आएंगे, इसके लिए जो भी सेबी की गाइडलाइन होगी, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइन होगी, वो सब हम फॉलो करेंगे। और 5 वर्ष में ये 5 महाप्रसाद देश को मिलेंगे। और जब देश की समृद्धि का इतिहास लिखा जाएगा, कोई 5 ट्रिलियन आगे तो फिर 10 ट्रिलियन डॉलर भी बनेगी भारत की इकोनॉमी, उसमें पतंजलि की एक बड़ी भागीदारी होगी। तो 5 वर्षों में, कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद क्रमशः आते रहेंगे पूरा। क्योंकि हम पिछले 30 सालों से साहब सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आधारशिलाएं तैयार हो गई हैं, अब ईंटें लग रही हैं, बहुत जल्दी ही अब शिलान्यास हो गया है। उद्घाटन करने में आपको भी बुलाएंगे और भंडारा देंगे अगली बार। थैंक यू। जी मुझे लगता हो गया।
ठीक है साहब, धन्यवाद। बाबा जी, भारत बाबा माता जी, की बाबा जय। जी। वंदे